हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन वापस से स्टार्ट करते हैं मई महीने की क्रोनोलॉजी। हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कर लिया था, हमने राष्ट्रीय परिदृश्य कर लिया था, हमने अंतरिक्ष व रक्षा प्रौद्योगिकी कर लिया था। आर्थिक परिदृश्य में हम थोड़ा सा स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, कल हमने यहाँ तक किया था आरबीआई की मौद्रिक नीति तक। अब आज हम स्टार्ट करेंगे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा उद्योगों के वर्गीकरण में संशोधन सीपीसीबी। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने पर्यावरण प्रदूषण की क्षमता के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में संशोधन किया है। इस संशोधित वर्गीकरण में एक नई ब्लू नीली श्रेणी पेश की गई है। तो कौन सी सीपीसीबी की संशोधित वर्गीकरण में कौन सी श्रेणी पेश की गई है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ब्लू। ठीक है, संशोधित वर्गीकरण के तहत उद्योगों को अब 5 श्रेणियों में बांटा गया है। रेड लाल, ऑरेंज नारंगी, ग्रीन हरा, वाइट सफ़ेद, ब्लू नीला। नई ब्लू श्रेणी, इस श्रेणी में आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं इसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विसेज से संबंधित उद्योगों को शामिल किया गया है। इसमें किनको? पर्यावरणीय सेवाओं से संबंधित उद्योगों को शामिल किया है ब्लू श्रेणी में, जो घरेलू एवं औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। तो ब्लू श्रेणी में किसको? पर्यावरणीय सेवाओं को से संबंधित ब्लू श्रेणी। ठीक है, अब इसमें आगे इनमें अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्र, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी संयंत्र, कुछ विशिष्ट फीड स्टॉक का उपयोग करने वाले और बायो माइनिंग जैसी गतिविधियां शामिल हैं। ये वर्गीकरण सीपीसीबी के प्रदूषण सूचकांक पीआई पर आधारित है। पीआई क्या है? पॉल्यूशन इंडेक्स। ठीक है, अब दिखा होगा आपको साफ। ठीक है, पीआई क्या है? पॉल्यूशन इंडेक्स। सीपीसीबी ने उद्योगों को उनके पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। रेड, जिनका पीआई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 है, उच्च प्रदूषण वाले हैं जिनका, वो रेड में। ऑरेंज वालों का 55 या 55 से कम है और 80 के बीच में है वो ऑरेंज। 25 और 55 के बीच वाले ग्रीन, और 25 से नीचे वाले पीआई वाले वाइट, और ब्लू आवश्यक पर्यावरण सेवाओं से संबंधित उद्योग जो नया जोड़ा गया है। ठीक है, अमेरिका लगातार चौथे वर्ष बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना है? अमेरिका, जो लगातार चौथे साल बना है। तो क्वेश्चन हो सकता है, वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश रहा है? अमेरिका। अमेरिका और भारत के बीच में 131.84 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। 131.84 का। तो साल 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना? अमेरिका। साल 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना? अमेरिका। इसी भारत और अमेरिका के बीच व्यापार कितना हुआ? 131.84 अरब डॉलर का। ठीक है, अमेरिका वर्ष 2021-22 से भारत की वैश्विक व्यापार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। वर्ष 2021-22 से लगातार आज तक 24-25 तक अमेरिका के साथ ही सबसे ज़्यादा, हर साल अपन अमेरिका से ही सबसे ज़्यादा व्यापार करते हैं। ठीक है, चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है, जिसका व्यापार 127.7 बिलियन तक बढ़ गया है। जबकि हम एक तरीके से चीनी वस्तुओं को तो हमें बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान को, जो कि सबसे घटिया कंट्री है, उसको सपोर्ट करता है। फिर भी चीन हमारा दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा तेज़ी से बढ़कर 99.2 बिलियन डॉलर हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% की वृद्धि दर्शाता है। 2013-14 से 17-18 और फिर 2020-21 में चीन भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार था। 2013-14 से 2017-18 और फिर 20-21 में चीन फर्स्ट नंबर पे था, पर फिर 21-22 से लेकर आज तक 2024-25 तक अमेरिका ही अपना सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा है। ठीक है, पिछले वित्त वर्ष के दौरान 100.5 बिलियन डॉलर के साथ यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। पिछले वित्त वर्ष के दौरान 100.5 बिलियन डॉलर के साथ यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। मतलब फर्स्ट नंबर पे तो अमेरिका था के साथ व्यापारिक व्यापार हुआ है, सेकंड नंबर पे चाइना से और थर्ड नंबर पे यूएई।
ठीक है। ओडिशा में बनेगा भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र, ये इम्पोर्टेंट है। हाल ही में बनने वाला भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ पे बनेगा? उड़ीसा में, ठीक है। ओडिशा सरकार ने भारत की सबसे बड़ी ड्यूअल फीड नैप्था क्रैकर परियोजना के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के साथ समझौता ज्ञापन पर 8 अप्रैल 2025 को हस्ताक्षर किए हैं। IOCL के साथ में किए हैं, ठीक है। इस MOU के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडियन ऑयल पारादीप में 6107 करोड़ रुपए के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करेगा। पारादीप में करेगा, उड़ीसा के पारादीप में, ठीक है। ये इंडियन ऑयल द्वारा किसी एक स्थान पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। ओडिशा में बनेगा भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र। ओडिशा सरकार ने भारत की सबसे बड़ी ड्यूअल फीड नैप्था क्रैकर परियोजना के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के साथ समझौता ज्ञापन पर 8 अप्रैल 2025 को हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडियन ऑयल पारादीप में 6107 करोड़ के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करेगा। तो भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा? उड़ीसा के पारादीप में। ये इंडियन ऑयल द्वारा किसी एक स्थान पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, ठीक है। ये कंपनी की मौजूदा 15 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष MMTPA क्षमता का विस्तार करने के प्रयासों का हिस्सा है। ड्यूअल फीड नैप्था क्रैकर को पारादीप रिफाइनरी के पास स्थापित किया जाएगा, ठीक है। इस परिसर में एक दोहरी फीड क्रैकर और संबंधित डाउन स्ट्रीम इकाइयाँ होंगी जो फेनॉल, पॉलीप्रोपाइलीन PP और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल IPA सहित पेट्रोकेमिकल्स की एक विस्तृत श्रृंखला के उत्पादन के लिए होगी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि उड़ीसा के पारादीप में भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र स्थापित होएगा, ठीक है। न्यूज़ इन शॉर्ट, भारत का निर्यात 2024-25। भारत के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 अप्रैल मार्च के लिए भारत का संचयी निर्यात 820.93 बिलियन अमेरिकन डॉलर रहा है। तो क्या है? वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का संचयी निर्यात, मतलब भारत का निर्यात 820.93 बिलियन अमेरिकन डॉलर रहा है। भारत का निर्यात 820.93 बिलियन अमेरिकन डॉलर रहा है। भारत का निर्यात 820.93 मिलियन अमेरिकन डॉलर रहा है। ये पिछले वर्ष 2023-24 के लिए 778.13 मिलियन अमेरिकन डॉलर के निर्यात की तुलना में 5.50 की सकारात्मक वृद्धि है। तो इसमें वृद्धि कितनी है? 5.50% की वृद्धि हुई है, ठीक है। 820.93 बिलियन अमेरिकन डॉलर निर्यात रहा है भारत का, और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 5.50% की वृद्धि हुई है। 820.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात रहा है, 5.50% की सकारात्मक वृद्धि रही है। आपको मेरे साथ में ये बस अपनी क्रोनोलॉजी खोलनी है, रोज़ की तरह से बस वही एक बात की अपनी क्रोनोलॉजी खोलनी है और मेरे साथ लाइन बाय लाइन पढ़ते चलना है, अंडरलाइन करना है। मैं आपको इम्पोर्टेंट बताती जाऊँगी कि कहाँ पर इम्पोर्टेंट है, किस पॉइंट को आपको याद करना है, किसको छोड़ना है, क्या काम की चीज़ है, क्या काम की चीज़ नहीं है। याद कराने की जिम्मेदारी मेरी, क्वेश्चन कराने की जिम्मेदारी मेरी। क्वेश्चन मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, मैं टू द पॉइंट सीरीज़ में भी क्वेश्चन लेके आऊँगी, और कल मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में मैं क्वेश्चन वाला सेशन भी रखूँगी। अब तक अपन ने जो पढ़ा है उसका, ठीक है। अभी तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे भारत का निर्यात रहा है 820.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 5.50% की वृद्धि रही है, ठीक है। कुल संचयी निर्यात में वस्तुओं का निर्यात 437.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर और सेवाओं का निर्यात 383.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। तो अब इसमें से इसने बता रखा है कि 820.93 बिलियन डॉलर में से 437.42 बिलियन डॉलर तो ये वस्तुओं का रहा है, ठीक है, और 383.51 ये किसका रहा है? सेवाओं का। इतना डीप में जाएगा नहीं, पर फिर भी आप ध्यान रखना 437.42 मिलियन डॉलर निर्यात तो वस्तुओं का रहा है, और 383.51 बिलियन डॉलर निर्यात सेवाओं का रहा है। 437.42 वस्तु, 383.51 सेवा। 437.42 वस्तु, 383.51 सेवा, ठीक है। ये मैं आपको याद करा दूंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। अपन रिवाइज भी करेंगे, क्वेश्चन फॉर्मेट में भी करेंगे, तो इसकी टेंशन नहीं है। अभी हमें एक बार रीडिंग लगा रहे हैं, ठीक है।
एटालिन परियोजना। एटालिन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। तो आरपीएससी या अरीना स्पोर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि एटालिन परियोजना क्या है। जल विद्युत परियोजना है। ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में। एटालिन परियोजना अरुणाचल प्रदेश दिबांग घाटी। एटालिन परियोजना अरुणाचल प्रदेश दिबांग घाटी। एटालिन परियोजना अरुणाचल प्रदेश दिबांग घाटी। ठीक है। 3097 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। ये दिरी और तांगोन नदी दिबांग नदी की सहायक नदी है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक है, पर रन ऑफ रिवर योजना के रूप में विकसित की जा रही है। किन दो नदियों पे? दिरी और तंगोन नदी दिबांग नदी की सहायक नदियाँ। दिरी व तंगोन नदी दिबांग नदी की सहायक नदियाँ। अब ये करंट में कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है? अभी मान लो आरपीएससी क्वेश्चन पूछे दिबांग नदी की इन निम्नलिखित में से कौन सी नदी दिबांग नदी की सहायक नदी है? हम तो और हमने ये पढ़ा ही नहीं हो तो कैसे, जबकि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये करंट में है। तो दिबांग नदी की सहायक नदियों में कौन कौन सी है? दिरी व तांगोन नदी। इन पे ये एटालिन परियोजना बनाई जा रही है। ठीक है। तो दिरी और तांगोन नदी जो दिबांग नदी की सहायक नदियाँ हैं, और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। और ये एटालिन परियोजना अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में है। 3097 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। 3097 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है एटालिन परियोजना अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में। ठीक है। परियोजना को एटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड, जिंदल पावर लिमिटेड और हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है। ये जिंदल पावर लिमिटेड का और हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जिंदल का 74% है और अरुणाचल प्रदेश 26% की हिस्सेदारी है। ये याद रखना है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है एटालिन परियोजना। करंट अफेयर्स का मंथली रिव्यू वन लाइनर। ठीक है। हाल ही में मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला ट्रेन एटीएम भारतीय रेलवे के भुसावल डिवीजन और किस बैंक से सहयोग से शुरू किया गया है? ट्रेन एटीएम शुरू किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। कहाँ पर किया है? मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस में किया है। भुसावल डिवीजन की है ये, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने चालू किया है। टीसीएस ने हाल ही में किसे अपना अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है? आरती सुब्रमण्यम को। टीसीएस की नई अध्यक्ष आरती सुब्रमण्यम। 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 हस्त और विद्युत उपकरण क्षेत्र पर $25 बिलियन से अधिक निर्यात क्षमता का दोहन करना भारत का हस्त और विद्युत उपकरण क्षेत्र रिपोर्ट किसने जारी की है? नीति आयोग ने। भारत की हस्त और विद्युत उपकरण क्षेत्र रिपोर्ट किसने जारी की है? नीति आयोग ने। भारत की हस्त और विद्युत उपकरण क्षेत्र की रिपोर्ट किसने जारी की है? नीति आयोग ने। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रादेशिक परिदृश्य। अब बात करते हैं हम राजस्थान की। आपको और चैनल्स में राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर्स जरूर मिल जाएंगे, पर इंडिया और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य नहीं मिलेगा। इस चैनल पर आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान प्रादेशिक परिदृश्य तीनों मिलेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की प्रादेशिक परिदृश्य। पर इसमें फर्स्ट में पढ़ते हैं पंचायत उन्नति सूचकांक PAI बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 में राजस्थान की स्थिति। तो अभी हाल ही में कौन सी रिपोर्ट जारी हुई है? पंचायत उन्नति सूचकांक PAI बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पहली बार पंचायत उन्नति सूचकांक PAI बेसलाइन रिपोर्ट अप्रैल 2025 में जारी की गई है। इस रिपोर्ट में राजस्थान की पंचायतों का प्रदर्शन मिश्रित रहा है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की कोई भी ग्राम पंचायत अचीवर या फ्रंट रनर की श्रेणी में स्थान नहीं बना पाई है। ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये पंचायत उन्नति सूचकांक किसने जारी किया है? पंचायती राज मंत्रालय ने। इसमें अचीवर और फ्रंट रनर की श्रेणी में कोई भी नहीं है। अचीवर और फ्रंट रनर की श्रेणी में कोई भी नहीं है। अब इस राजस्थान में कुल ग्राम पंचायतें, राजस्थान में इस टाइम 11,207 ग्राम पंचायतें हैं। डेटा प्रस्तुत करने वाली पंचायतें, इनमें से 10,634 ग्राम पंचायतों ने PAI के लिए अपना डेटा प्रस्तुत किया, जिसका सत्यापन किया गया। प्रदर्शन श्रेणियों में स्थिति। प्रस्तुत और सत्यापित डेटा के आधार पर राजस्थान की पंचायतों की स्थिति इस प्रकार है। अचीवर 90+ अंक किसी के भी नहीं। फ्रंट रनर 75 से 90 से कम, 75 से 90 के बीच में कोई भी नहीं। परफॉर्मर श्रेणी में 60 से 75 तक 1993 पंचायतें, 1993 पंचायतें परफॉर्मर श्रेणी में। आकांक्षी 40 से 60 के बीच में
8537 8537 8537, ठीक है। बिगिनर 40 से कम वाली 104 ग्राम पंचायत है। तो ये तीनों याद रख लेना। परफॉर्मर की श्रेणी में 1993, आकांक्षी 8537, बिगिनर 104, बिगिनर 104, आकांक्षी 8537, परफॉर्मर 1993 पंचायत। रिपोर्ट के अनुसार पीआई बेसलाइन रिपोर्ट 2022 है। इसमें राजस्थान की शीर्ष 5 ग्राम पंचायतें उनके स्कोर के साथ इस प्रकार हैं। जो फर्स्ट नंबर पे जो टॉप 5 है उनका स्कोर, उनमें से 2 याद कर लेना, बाकी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट नंबर पे है पिंडवाल सावला डूंगरपुर की सावला उपखंड है और पिंडवाल ग्राम पंचायत है और डूंगरपुर जिले की 72.17 इसका स्कोर है, ठीक है। सहबाज खर्ची पाली की है 69.99 स्कोर है। पुराबारी धोद सीकर की 69.50 स्कोर है। साजनबासी नौका बीकानेर 69.43 स्कोर है। गोथरा लांबा चिरावा झुंझुनू की 69.36 स्कोर है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन ये आ सकता है कि पिंडवाल ग्राम पंचायत कौन सा जिले से संबंधित है, तो ये डूंगरपुर से। सहबाज ग्राम पंचायत पाली से, पुराबारी सीकर से, साजनबासी बीकानेर से, गोथरा लंबा चिड़ावा झुंझुनू से, ठीक है। बाकी अपन को इनका सबका स्कोर याद नहीं करना, स्कोर सिर्फ एक का याद करना, पिंडवाल का सावला डूंगरपुर 72.17 स्कोर, ठीक है। पीआई स्कोर के आधार पर निचली 5 ग्राम पंचायत है। अब जो पहले टॉप 5 तो अपन ने पढ़ ली, अब नीचे से भी तो टॉप 5 को पढ़ेंगे ना, ठीक है। तो सबसे निचले स्तर पर है डोली का सिकंदरा दौसा की 34.29 इसका स्कोर है। डोली का सबसे लास्ट रैंक पे है डोली का ग्राम पंचायत सिकंदरा दौसा की, इसका स्कोर है 34.29। फिर है बहरारेपुरा उज्जैन भरतपुर, इसका 34.86 स्कोर। लूंज रतनगढ़ चूरू 35.35 स्कोर। पिपलाय थानागाजी अलवर 35.43 स्कोर। अयानी इटावा कोटा 35.56 स्कोर, ठीक है। अब मुख्यमंत्री उत्कृष्टता व राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार। तो राजस्थान सरकार ने एक संपर्क पोर्टल जारी कर रखा है जिसपे आमजन कोई भी शिकायतों को दर्ज किया जा सकता है, जिसपे हम जैसे कोई सड़क नहीं बनी हुई है, सड़क पे गड्ढे हो रखे हैं, साफ़ सफाई नगर निगम के द्वारा साफ़ सफाई नहीं हो रही, और भी इस तरह के कोई ऑफिस में काम नहीं हो रहा आपका, तो ऐसी शिकायतें आप 108 नंबर जारी कर रखा है, उस पर आप शिकायतें कर सकते हैं राजस्थान संपर्क पोर्टल पे। तो उसके लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता वाला राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार अभी सरकार ने जारी किए हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने 22 अप्रैल 2025 को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए हैं, चीफ मिनिस्टर्स एक्सलेंस अवार्ड। तो पहली बात तो इसमें एक क्वेश्चन क्या है, सिविल सेवा दिवस कब होता है? सिविल सर्विस डे 22 अप्रैल, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही, और इसीलिए इन्होंने उत्कृष्टता एक्सीलेंस अवार्ड दिए हैं। इस समारोह में सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्टता प्रदान करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया है। भाई जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको सम्मानित करेंगे, तभी तो वो मोटिवेट होंगे। इसी तरह से अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश करूं, ठीक है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य राज्य प्रशासन में बेहतर प्रदर्शन, नवाचार और जनहितैषी कार्यों को प्रोत्साहित करना है। इसी कार्यक्रम में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर जन अभियोगों के प्रभावी निस्तारण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला कलेक्टरों को भी सम्मानित किया गया है। कुल 9 जिला कलेक्टरों को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायतों के त्वरित व संतोषजनक समाधान है तो उनके सराहनीय प्रयासों के लिए पुरस्कार किया। इसमें और कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सिर्फ इसमें ये है कि 9 जिला कलेक्टरों को सम्मानित किया है और सिविल सर्विस डे पे किया है। सिविल सर्विस डे कब होता है? 22 अप्रैल को आता है। बस इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस, है ना, ठीक है। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा स्थापना में राजस्थान शीर्ष नंबर पर है। तो भाई चलो, राजस्थान किसी भी तो चीज़ पे फर्स्ट नंबर पर आया है। तो रेलवे स्टेशनों पर सोलर एनर्जी की स्थापना पर राजस्थान शीर्ष नंबर पर। फरवरी 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक 275 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जो देश में किसी भी राज्य के लिए सबसे अधिक है। तो भाई 275 रेलवे स्टेशनों पर सोलर एनर्जी स्टेशन स्थापित कर दिए हैं, तो जो देश में किसी भी राज्य के लिए सबसे अधिक है। ये अच्छी बात है, हमारे लिए थोड़ी प्राउड की बात है। वैसे भी राजस्थान में सोलर एनर्जी की बहुत आयत है, तो इसमें तो फर्स्ट नंबर पे सोलर एनर्जी में राजस्थान फर्स्ट नंबर पे वैसे भी है, तो इसका अच्छा यूज़ हो रहा है।
इसे, ठीक है। तो ये जानकारी 2 अप्रैल 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा लोकसभा में एक बयान में दी गई थी। ये कोई नहीं पूछेगा आपसे कि किसने दी थी, किसने नहीं दी थी। बस ये पूछेगा कि राजस्थान में कितने ये पूछेगा कि सोलर एनर्जी उत्पादन में कौन सा राज्य, रेलवे स्टेशनों पर सोलर एनर्जी स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पे, या राजस्थान की क्या रैंक है। तो फर्स्ट है। कितने स्टेशनों पर, 275 रेलवे स्टेशनों पर, ठीक है। राष्ट्रीय परिदृश्य, फरवरी 2025 तक भारतीय रेलवे के कुल 2249 स्टेशनों और सेवा भवनों पर लगभग 209 मेगावाट की कुल सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है। तो कितने, 2249 स्टेशनों पर और सेवा भवनों पर लगभग 209 मेगावाट की कुल सोलर एनर्जी स्थापित की जा चुकी है। तो इसमें आजकल भैया आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। जब ये पूछ सकते हैं कि कितनी एलईडी लाइट लगाई है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि कितने स्टेशनों पे सोलर एनर्जी के प्लांट्स स्थापित किए हैं। 2249 फरवरी 2025 तक 2249 स्टेशनों पे, और कितनी क्षमता स्थापित हो चुकी है वो 209 मेगावाट की है। राजस्थान में कितने स्टेशनों पर है, 275 स्टेशनों पर है, ठीक है। मैं आपको ये शॉर्ट नोट्स में भी पढ़ाऊँगी, तो वो अभी हम पढ़ते जा रहे हैं और इम्पोर्टेंट को भी टिक भी करते जा रहे हैं, पॉइंट को साथ में रिवीजन भी करेंगे, क्वेश्चन फॉर्मेट में भी करेंगे, ठीक है। भारतीय रेलवे द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने के लिए राउंड द क्लॉक पावर मॉडल अपनाया जा रहा है, जिसमें सौर और पवन ऊर्जा शामिल है। तो आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछे कि राउंड द क्लॉक पावर मॉडल क्या है, ये भारतीय रेलवे द्वारा अपनाया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने के लिए, क्योंकि भाई जो पारंपरिक ऊर्जा सोर्सेज से जो वो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने की दिशा में भारतीय रेलवे का नवाचार है। वो कौन सा है, राउंड द क्लॉक पावर मॉडल है, जिसमें सोलर और पवन ऊर्जा शामिल है, ठीक है। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र वाले शीर्ष 5 राज्य, फर्स्ट पे राजस्थान 275, महाराष्ट्र ज़्यादा पीछे नहीं है 270 स्टेशनों पर, पश्चिम बंगाल 237 स्टेशन पे, यूपी 204, आंध्र प्रदेश 198। बाकियों के स्टेशन याद करने की जरूरत नहीं है। स्टेशनों की संख्या तो हमें राजस्थान की याद करनी है। राजस्थान में 275 स्टेशनों पर, बाकी रैंकिंग में हम फर्स्ट 3 तो याद ही रख लें कम से कम, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब प्रशासनिक इकाइयों में सुधार के लिए समिति गठित, राज्य की भजनलाल सरकार द्वारा प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों में सुधार के लिए एक समिति का गठन अप्रैल 2025 में किया है, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा गठित इस राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष पूर्व IAS ललित के पवार को बनाया गया है। तो राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, ललित के पवार को बनाया गया है। ये समिति राजस्व के क्षेत्र में इकाइयों के पुनर्गठन से जुड़ी अनुशंसाएं करेगी। कार्यकाल, राजस्व विभाग के अधीन गठित कमेटी का कार्यकाल 6 माह है, अर्थात कमेटी 6 महीने में सरकार को रिपोर्ट देगी, ठीक है। समिति के सदस्य प्रमुख सचिव राजस्व, निबंधक राजस्व मंडल और पूर्व RAS राजनारायण शर्मा को सदस्य बनाया गया है। तो अपने लिए सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट बात है इसमें, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल जी द्वारा राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष से बनाया गया है, ललित के पवार को बनाया गया है। हाल ही में गठित राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष ललित के पवार, पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष ललित के पवार, पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष ललित के पवार, ठीक है। राजस्थान को 2 रेल परियोजनाओं को 117.40 करोड़ स्वीकृत, ठीक है। राजस्थान में 2 महत्वपूर्ण रेल परियोजना मेड़ता सिटी रास और पुष्कर मेड़ता के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 117.40 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। कौन कौन सी 2 रेल परियोजना चल रही है, एक तो जो जिनके लिए बजट जारी हुआ है मेड़ता सिटी से रास और पुष्कर मेड़ता के लिए, ठीक है। तो इसके लिए 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में 117.40 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। रेल मंत्रालय द्वारा दी गई स्वीकृति का उद्देश्य इन परियोजना के कार्य को गति प्रदान करना है। इनमें से मेड़ता सिटी रास नई रेल लाइन परियोजना के लिए 32 करोड़, पुष्कर मेड़ता नई रेल लाइन परियोजना के लिए 85.40 करोड़ आवंटित किए गए हैं। मेड़ता सिटी से रास के लिए 32 करोड़, पुष्कर से मेड़ता के लिए 85.40 करोड़, ठीक है। मेड़ता सिटी रास रेल परियोजना की प्रस्तावित लंबाई है 51.40 किलोमीटर है। इसकी अनुमानित लागत 947 करोड़ है, ठीक है। ये परियोजना मेड़ता और पाली जिलों को जोड़ेगी,
ये भाई आजकल आरबीएससी का कोई भरोसा नहीं है, तो आप ये याद ही करना है अपन को भाई। मेड़ता सिटी से रास के लिए 32 करोड़ है, पुष्कर से मेड़ता के लिए 85.40 है, और मेड़ता सिटी और रास के बीच में 51.40 किलोमीटर की, मेड़ता सिटी और रास के बीच की लंबाई 51.40 किलोमीटर है, जिसकी अनुमानित लागत 947 करोड़ है। ये परियोजना मेड़ता और पाली जिलों को जोड़ेगी। वहीं पुष्कर मेड़ता रेल परियोजना की लंबाई 51.34 किलोमीटर है। इस पर लगभग 799.64 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। ये रेल लाइन नागौर और अजमेर जिलों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर बनाएगी। दोनों रेल परियोजनाएं स्वचालित सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 से लैस होंगी। ठीक है, अब आगे अपन बढ़ेंगे। राज्य में राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी व राजस्थान वस्त्र एवं परिधान पॉलिसी विधिवत रूप से जारी। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा ने 31 मार्च 2025 को राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम के दौरान 3 महत्वपूर्ण नीतियों का शुभारंभ किया है। इनका उद्देश्य राज्य को निवेश, उद्योग और डिजिटल बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025, इस नीति का उद्देश्य राज्य में लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करना है। ठीक है, ये नीति औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई है। इसके तहत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग जोन और परिवहन अवसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025। ठीक है, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025, इस नीति के माध्यम से राज्य में विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने 20,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 जारी की है और भजनलाल जी ने कितने निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है? 20,000 करोड़ का। ठीक है, नीति में डेटा सेंटर कंपनियों को भूमि, स्टाम्प ड्यूटी, बिजली शुल्क, ब्याज अनुदान और ग्रीन सॉल्यूशंस के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इससे राज्य में डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। राजस्थान टेक्सटाइल और परिधान नीति 2025। ठीक है, इस नीति का उद्देश्य राज्य में वस्त्र और परिधान उद्योग को बढ़ावा देना है। टेक्सटाइल और परिधान से समझ लो, वस्त्रों से रिलेटेड है ही। ठीक है, इसके तहत राज्य में टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना, निर्यात को प्रोत्साहन, कारीगरों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये नीति राज्य को वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र बनाने में सहायक होगी। इन तीनों नीतियों के माध्यम से राजस्थान सरकार का लक्ष्य 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। ठीक है, तो राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, डेटा सेंटर पॉलिसी, टेक्सटाइल और परिधान पॉलिसी, ये तीनों है नीति जारी के लिए। और इनको ये किस लिए जारी किए? ये राजस्थान सरकार का लक्ष्य 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने इन नीतियों को डिजिटल राजस्थान और विकसित भारत 2047 के विजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। ठीक है, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, अब मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना, प्रोत्साहन राशि 1.5 लाख रुपए हुई। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 से राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का नाम बदलकर लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया है। इसके तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाकर 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया है। तो पहले जो राष्ट्रीय योजना थी अब उसका नाम क्या कर दिया है? मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया है, जिसमें पहले मिलते थे 1 लाख रुपए, अब 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। यह निर्णय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 2025-26 के बजट में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लिया गया था। प्रोत्साहन राशि, पहले इस योजना के तहत बेटियों को 50,000 की प्रोत्साहन राशि मिलती थी, जिसे बढ़ाकर पहले 1 लाख और अब 1.5 लाख कर दिया गया है। लाभार्थी राजस्थान की मूल निवासी बालिकाएं जिनका जन्म राजकीय चिकित्सा संस्थान या जननी सुरक्षा योजना से संबद्ध निजी अस्पताल में हुआ हो। ये योजना सभी वर्गों की बालिकाओं के लिए है, चाहे वे सरकारी या निजी स्कूलों में पढ़ती हों। तो राष्ट्रीय योजना, उसका अब नया नाम लाडो प्रोत्साहन योजना, पहले 1 लाख मिलते थे, अब 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में भी कारगर एक सरकार की पहल है। ठीक है, भुगतान का तरीका, 1.5 लाख की राशि बालिका की जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु और स्नातक होने तक 7 किस्तों में सीधे बैंक खाते में डीबीटी से होगी। सीधे बैंक खाते में आएगी, 7 किस्तों में आएगी। जन्म से लेकर 21 साल तक की उम्र में 1.5 लाख की राशि 7 किस्तों में आएगी। पहली किस्त बालिका के जन्म पर 5,000 रुपये, दूसरी किस्त बालिका के 1 वर्ष के टीकाकरण पूर्ण होने पर 5,000 रुपये, तीसरी किस्त बालिका के पहली कक्षा में प्रवेश पे 10,000 रुपये, चौथी किस्त बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश पे 15,000 रुपये, 5वीं किस्त बालिका के कक्षा 10 में
प्रवेश लेने पर 20,000 रुपये। छठी किस्त बालिका की कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपये। सातवीं और अंतिम किस्त बालिका के स्नातक उत्तीर्ण करने BA BSc वगैरह स्नातक ग्रेजुएट होने पर और 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 70,000 रुपये आएंगे। ठीक है, तो ये अच्छी योजना है सरकार की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में। लोगों में इससे भेदभाव करने का भी मतलब कमी होएगी, लोग कम भेदभाव करेंगे क्योंकि सरकार भी सहायता करेगी। तो ठीक है, मुख्यमंत्री द्वारा निरामय राशन अभियान की शुरुआत। अब मुझे ऐसा लगता है कि आज के लिए अपना इतना मतलब इनफ हो गया, क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा और वो पढ़ने में फिर हमें फिर वही बोरियत सी आने लगी, याद भी नहीं होएगा। तो मुझे लगता है हमें आज के लिए इतना ही कर देना चाहिए। हम धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। तो इसलिए आज के लिए अपन यहीं तक ही पढ़ेंगे। कल अपन मुख्यमंत्री निरामय राजस्थान अभियान की शुरुआत करेंगे, जिससे हम तो आज तक का या कल क्वेश्चन करेंगे या परसों क्वेश्चन करेंगे, अभी कंफर्म नहीं है। पर हाँ, पर अगर कल नहीं तो परसों तो कर ही लेंगे क्वेश्चन। अब तक जो पढ़ाया है उसमें से मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको वो करवाऊँगी। बाकी कल मिलते हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, जिससे मैं भी मोटिवेट हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय दूँ, आपकी भी तैयारी हो अच्छे से अच्छा। और मैं इसको वीडियो को 2-3 बार छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रही हूँ जिससे कि आप बार बार देख देख के इसको आपको याद हो जाए। ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कल मिलते हैं। ओके, बाय।